नेक्स्ट डिसीज है फिनिलकेटोन्यूरिया। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा इसका? PKU। इसमें जो एक एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सिलेज। phenylalanine hydroxylase, this is एंजाइम। ये एक एंजाइम है। एंजाइम मतलब क्या है? एंजाइम मतलब प्रोटीन। एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन किससे बना हुआ होता है बेटा? अमीनो एसिड। ये है अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? हर एक सेल में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा? 20 है ना? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब और एक अमीनो एसिड डिस्कवर हुआ है। कौन सा? सोलेनोसिस्टाइन। लेकिन उसको अभी कंसीडर नहीं किया गया, रिसर्च चल रहा। तो ये जो प्रोटीन है इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक प्रोटीन में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होंगे, 20 टाइप्स के होंगे, लेकिन हर एक जो अमीनो एसिड्स है वो रिपीट हो सकते हैं बार बार। तो नंबर 20 ही होंगे ऐसे नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन टाइप्स कितने होंगे? 20। इस एंजाइम को बनाना है फिनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हर कोई जितने भी प्रोटीन्स है, हर प्रोटीन से 20 अमीनो एसिड से बनेंगे, लेकिन इस 20 अमीनो एसिड से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये प्रोटीन के टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन में डीएनए। कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए, क्योंकि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन सिंथेसिस। कैरेक्टर कौन कंट्रोल? जो हमारे कैरेक्टर्स है वो कौन से फंक्शन पे डिपेंड है? कौन कंट्रोल करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनने को होना बराबर, तो कैरेक्टर जो फंक्शन है वो बराबर चालू रहेगा। तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इसमें प्रोटीन्स, तो अगर ये इसको जो सीक्वेंस चाहिए अमीनो एसिड का, वो सीक्वेंस से ये अमीनो एसिड लिंक हुए तो क्या बनेगा? फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन अगर इसमें सीक्वेंस गलत हो जाता है, एक भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है, तो फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, दूसरा ही कुछ बनेगा। इतना समझ में आया क्या? मेरी डिफिकल्टी आगे चलूँ मैं? तो ये क्या है फिर? फिनिलकेटोन्यूरिया। इट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जरा इसमें यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। सो फिनिलकेटोन्यूरिया देखिए, मैंने हेडिंग यहाँ पर दे दिया है। मिटा दूँ क्या इसको? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय कौन से जीन से होता है? ये रिसेसिव जीन से, रिसेसिव जीन से होता है ना। कॉज्ड बाय रिसेसिव एटोसोमल जीन। किससे होता है बेटा ये डिसीज? रिसेसिव एटोसोमल जीन से। इसका मतलब ये है कि इस डिसीज के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो जीन्स एटोसोम पर होते हैं।
और ये जो जीन्स है ये रिसेसिव होते हैं। मतलब एक जीन अगर आता है, एक जीन अगर इस डिसीज़ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें से एक जीन है किसी इंडिविजुअल में, तो उसको ये डिसीज़ होगा नहीं, उसका दूसरा भी साथी उसको चाहिए प्रभाव डालने के लिए। मतलब दो जीन्स चाहिए। समझ में आया बेटा? जैसे अभी फिनिलकेटोन्यूरिया का जीन हम बना लेंगे, ऐसे बना लेती हूँ पी, स्मॉल पी बना लिया मैंने, समझ लो। तो ये एटोजोम है, किसी के एटोजोम पर यहाँ ले लेते हैं, ये एटोजोम की पेयर है। यहाँ आ जाता है कैपिटल पी, यहाँ आ जाता है कैपिटल पी, तो ये होगा नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मल इंडिविजुअल। कंडीशन नंबर 2, यहाँ आ जाता है कैपिटल पी, यहाँ आ जाता है स्मॉल पी, ये भी होगा नॉर्मल इंडिविजुअल। क्या होगा? नॉर्मल इंडिविजुअल, क्योंकि ये रिसेसिव एटोसोमल जीन्स के द्वारा होता है। क्योंकि नॉर्मल का जो जीन है वो डोमिनेंट है। नॉर्मल का जीन क्या है? डोमिनेंट है, तो ये इसको डोमिनेट करेगा। लेकिन ये जो इंडिविजुअल है नॉर्मल है बट कैरियर है, नॉर्मल है बट कैरियर है। एक जनरेशन स्किप करके दूसरे जनरेशन में ये जीन होमोजाइगस कंडीशन बना ले सकता है। ये तीसरी कंडीशन है, इसमें स्मॉल पी, एटोजोम की पेयर मैंने ड्रॉप निकाली है, यहाँ पर भी स्मॉल पी, तो इसको ये होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब इसमें होगा फिनिलकेटोन्यूरिया, इसमें नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल का जीन डोमिनेंट है। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल का जीन और एक ये जीन है ना फिनिलकेटोन्यूरिया, लेकिन ये जीन रिसेसिव है, नॉर्मल का जीन डोमिनेंट है, इसलिए ये जीन इसको क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप आ जाते हैं, ये होमोजाइगस है, दोनों जीन्स एक जैसे हैं, समझ में आया? दोनों जीन्स सेम है इसलिए होमोजाइगस। रिसेसिव है दोनों अगर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स आ जाते हैं तो उस इंडिविजुअल को कौन सा डिसीज होगा? फिनिलकेटोन्यूरिया। फिनिलकेटोन्यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट आया, दिस इज caused by homozygous recessive जीनोटाइप्स। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप्स से ये डिसीज होगा। इसमें क्या होगा? इसमें अब ये डिसीज क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? इसमें एंजाइम फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, कौन सा एंजाइम लिखा मैंने? फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज is not produced in individual। अगर ये एंजाइम फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम अगर किसी इंडिविजुअल में बनना बंद हो जाएगा, किसी इंडिविजुअल में ये एंजाइम नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, तो उसे ये डिसऑर्डर होगा। ऐसा क्यों? इस एंजाइम का हमारे बॉडी में क्या काम है? ये जो फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, देखिए फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम is necessary or essential
for conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine. टायरोसिन पता है जिससे बनता है थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन इज द आयोडिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन, है ना. बोलते हैं ना अमीनो एसिड, ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है. समझ में ना, टायरोसिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द मेन मेटाबॉलिक हार्मोन विच कंट्रोल बेजल मेटाबॉलिक रेट, देन ब्लड प्रेशर, देन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सेक्सुअल मैच्योरिटी. तो ये फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये जो एंजाइम बनता है हमारे बॉडी में, दिस एंजाइम इज एसेंशियल फॉर कन्वर्शन ऑफ अमीनो एसिड फिनिलएलेनाइन इनटू टायरोसिन. फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एंजाइम हमारे बॉडी में जो फिनिलएलेनाइन नाम का एक अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से एक है फिनिलएलेनाइन नाम का जो अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में. फिनिलएलेनाइन इस अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. लेकिन अगर फिनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनेगा नहीं तो क्या होगा? फिनिलएलेनाइन का कन्वर्शन टायरोसिन में होगा नहीं. तो फिनिलएलेनाइन का कन्वर्शन टायरोसिन में नहीं होगा तो ये जो फिनिलएलेनाइन है ये और इसकी जो डेरिवेटिव्स है वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होगी. ब्लड में एक्यूमुलेट होगी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी एक्यूमुलेट होगी. उससे क्या होगी? ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी. इससे क्या होगा? इससे मेंटल क्या बोलेंगे हम, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होगा. और ये जो एक्सेस ऑफ फिनिलएलेनाइन है ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है, इसलिए इस डिसीज का नाम दिया है फिनिल केटोन्यूरिया. फिनिल केटोन्यूरिया जो फिनिलएलेनाइन है वो एक्सेस ऑफ फिनिलएलेनाइन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड हेंस दिस डिसीज इज नोन एज फिनिल केटोन्यूरिया. सो एक्सेस अब बनेगा नहीं तो एक्सेस ही होगा ना. तो फिनिल इसका कन्वर्जन इसमें नहीं हो रहा, मतलब ये जैसा है वैसे ही रहेगा, तो इसका तो एक्सेस होना ही है. सो फिनिलएलेनाइन accumulate in blood and cerebrospinal fluid. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है? कितना होता है? क्या बोलते इसको? CSF. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें पता है ब्रेन में होता है, ब्रेन की जो कैविटीज़ होती है वहाँ पर होता है. उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है सेंट्रल कैनॉल उसमें होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होता है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसकी क्वांटिटी होती है 120 ml, है ना. तो ये फिनिलएलेनाइन जो है ये अमीनो एसिड है बेटा, इसका कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो रहा. मतलब ये जो अमीनो एसिड है वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रह रहा. इसका जो ये जो है ये एक्सेस हो रहा बॉडी में, तो इसलिए ये कहाँ एक्यूमुलेट होगा मतलब जमेगा, जमना. किस में कहाँ एक्यूमुलेट होगा? ये ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंड ब्लड में. सो इट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ब्रेन के डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करेगा, which results in
मेंटल डिसऑर्डर्स, इसका रिजल्ट क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे। ब्रेन की डेवलपमेंट अगर बराबर नहीं हुई तो क्या होगा? ब्रेन की डेवलपमेंट ही बराबर नहीं तो ब्रेन के फंक्शन भी बराबर नहीं होगी, तो मेंटल डिसऑर्डर होगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा। इतना समझ में आया? एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, एकदम लास्ट वाला एक ही पॉइंट, वो हम ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो जो एक्सेस है, एक्सेस ऑफ phenylalanine is excreted in urine, hence this disorder is called phenylketonuria, PKU। एक्सेस ऑफ फिनिलएलेनाइन, ये जो अमीनो एसिड है ये यूरिन के द्वारा शरीर के बाहर निकलेगा, एक्सक्रीट होगा यूरिन के द्वारा, इसीलिए इस डिसीज को क्या बोलते हैं? फिनिलकेटोन्यूरिया। ये भी डिसीज ऐसा है कि मेल एंड फीमेल में इसके इनहेरिटेंस के चांसेस इक्वल है। जैसे मेल में इनहेरिटेंस, मेल में जितने चांसेस है इनहेरिटेंस के, उतने ही चांसेस फीमेल में है इनहेरिटेंस के। लेकिन ये डिसीज़ में एक जनरेशन स्किप होगा। एक जनरेशन स्किप होगा मतलब ये डिसीज़ अगर इस जनरेशन में आता है, ये जनरेशन है, ये समझ लो ये एक जनरेशन है, इसमें ये डिसीज़ है डिफ़ॉल्ट डिसीज़, तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें ये डिसीज़ नहीं होगा। लेकिन थर्ड जो जनरेशन है, ये पेरेंट है, समझ में आया? ये इनकी क्या है? ऑफस्प्रिंग्स है, सन या डॉटर, लेकिन ये है ग्रैंड सन। क्या है ये? ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो इसमें ये डिसऑर्डर है तो इसमें नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर नहीं का सिंबल बनाया, लेकिन इसमें ये डिसऑर्डर आएगा। ये स्किप करता है, एक जनरेशन ये स्किप करता है। इसमें अगर ऐसी कंडीशन आती है P, कैपिटल P, स्मॉल p, तो इसमें होगा ही नहीं ये डिसऑर्डर, लेकिन इसमें ये कंडीशन आ सकती है। तो इसलिए बेटा ये एक जनरेशन स्किप करके तीसरे जनरेशन में ये आता है, और मेल एंड फीमेल में इसके चांसेस इक्वल है। तो इसलिए यहाँ हमने ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट किया। Straight inheritance means this character transmitted from father to son directly.